हाय, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं। आज जो पढ़ेंगे वह क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर 2 का होगा। उसमें एक पॉइंट्स दिया गया है जिसका नाम है बहिःप्रजनन युक्तियाँ। आज उसी के बारे में हम लोग डिटेल्स जानेंगे कि वो बहिःप्रजनन युक्तियाँ क्या होती हैं और किसे कहा जाता है, वो कितनी प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, उसमें क्या युक्तियाँ हैं, इनके बारे में डिटेल्स आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और इस पॉइंट्स के और इस प्रत्येक भाग के बारे में जानते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह बहिःप्रजनन युक्तियाँ है। बहिःप्रजनन युक्तियाँ, आज इसी के बारे में हम लोग को इस वीडियो में पूरा डिटेल्स जानना है। क्योंकि आखिर ये है क्या, क्योंकि यह परीक्षा में बोर्ड के हिसाब से यह इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मतलब इस पे शॉर्ट नोट्स के बारे में मतलब कि देता है लिखने के लिए। तो आज इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि बहिःप्रजनन युक्तियाँ क्या हैं। सबसे पहले इसका मतलब जानते हैं, अर्थ समझते हैं कि आखिर होता क्या है। सिंपल सी बात है, बहि मतलब क्या होता है? बाहर। बहि मीन्स बाहर, इसका मतलब होता है जनन, ठीक है ना। ये होता है कुछ नियम। युक्तियाँ मतलब कुछ जो उपयोग में जो लाया जाता है, जो कुछ नियम लगाए जाते हैं कि इस नियम से इसको रोका जा सकता है, इस नियम से इसको हटाया जा सकता है, उसे युक्तियाँ कहा जाता है, ठीक है ना। तो बहि मीन्स बाहर, जनन जो बाहर के प्रति जो जनन होता है, यानी जो अंदर के प्रति जो जनन होगा उसको किस प्रकार रोका जा सकता है, बाहर की क्या युक्तियाँ हो सकती हैं, क्या नियम हो सकते हैं, उसको कैसे रोका जा सकता है, उसी को बाह्य प्रजनन युक्तियाँ कहा जाता है। यानी एक प्रजनन को रोकने के लिए जो बाहर की जो प्रजनन विधियाँ होती हैं वो कौन कौन सी विधियाँ हैं, उसी के बारे में जानेंगे। तो इसका अर्थ हम लोग जाने, वही मीन्स क्या होता है? बाहर, और प्रजनन मीन्स जो जनन होता है, और ये युक्तियाँ होती है नियम, किस नियम से हम इसको रोक सकते हैं, किस नियम से इसको बचा सकते हैं, ठीक है ना। इसी के बारे में हम लोग जानेंगे आज। अब विस्तार से जानते हैं। सभी आवृत्तिबीजी पौधे या पुष्प द्विलिंगी पुष्प धारण करते हैं। क्या करते हैं? पुष्प द्विलिंगी धारण करते हैं, ठीक है ना। और उसमें स्वपरागण होना आसान होता है, ठीक है ना। सभी आवृत्तिबीजी जो पौधे होते हैं या पुष्प द्विलिंगी पुष्प धारण करते हैं, ठीक है ना। वो हमेशा देखिएगा द्विलिंगी ही पुष्प मतलब कि धारण करेंगे, और उसमें स्वपरागण होना आसान होता है। लेकिन उसमें एक चीज बात ये होती है कि जो स्वपरागण तो उसमें होगा, जो द्विलिंगी होगा तो उसमें स्वपरागण ही होगा, लेकिन उसमें जो अंदर जो उनकी मतलब प्रजनन होती है, जो अंदर उनकी मतलब की जनन होती है, उसी में बाधा आता है, ठीक है ना। आसान होता है, लेकिन
अंतःप्रजनन में बाध्य होने वाले कारक को रोकने के लिए जो विधियां अपनाई जाती हैं उसे बाह्य प्रजनन युक्तियां कहा जाता है। ठीक है ना। देखिए, सभी आवृतबीजी पौधे या पुष्प द्विलिंगी पुष्प धारण करते हैं और उनमें स्वपरागण ही होता है, लेकिन अंतःप्रजनन में बाध्य होने वाले कारक को रोकने के लिए जो विधियां अपनाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बाह्य प्रजनन विधियां, यानी बाह्य प्रजनन युक्तियां कहा जाता है। ठीक है ना। अब इसमें हम इसको पूरा नोट्स कर दिए हैं ताकि आप लोग इसको लिख भी सकते हैं। अगर यदि पूछता है कि बाह्य प्रजनन विधियां, ये जो युक्तियां हैं क्या हैं, इसके बारे में लिखिए, या बाह्य प्रजनन युक्तियां किसे कहते हैं, इसके बारे में यदि आएगा तो आप इतना लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद जो अब इसकी विधियां हैं वह क्या क्या विधियां हैं उसको नीचे हम दर्शा रहे हैं, उस विधियों को आप लोग मतलब कि इसके बाद लिखते चलिएगा। देखिए, इसमें जो युक्तियां हैं तो इसको युक्तियां पर परागण के हिसाब से देखा जाएगा तो वो निम्न प्रकार की होती है। एक लाइन और इसमें हम ऐड कर देते हैं। ठीक है ना। पर परागण के जो युक्तियां होती हैं, ठीक है ना, पर परागण की युक्तियां निम्न प्रकार की होती हैं। निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। ये लाइन आप लोग लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ये आप लोग की मर्जी है, लेकिन यहाँ तक आप लोग को लिखना कन्फर्म है। ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग लिखेंगे तभी आपको मार्क मिलेगा। ये लाइन नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। आपकी मर्जी लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि वो कौन कौन सी मतलब की युक्तियाँ हैं। ठीक है ना, इनके बारे में जानते हैं। तो इस चीज़ को हम हटा रहे हैं। ठीक है ना, ताकि नीचे में लिखने में दिक्कत होगी और दिखाई भी नहीं देगा, इसीलिए यहाँ इसको हम हटा रहे हैं और यहाँ से फिर आप लिखेंगे। तो याद रखिएगा, यहाँ से हम पर परागण की जो युक्तियाँ हैं उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। जो पर परागण की युक्तियां हैं वह पहली है एक लिंगिता। ठीक है ना, एक लिंगिता, इसके बारे में हम जानते हैं। अब एक लिंगिता किसे कहते हैं ये तो सबको जानता है भाई, आप लोग भी जानते होंगे कि एक लिंगिता पुष्प किसे कहते हैं, जिसमें एक पुष्प में, ठीक है ना, कि तो वह नर भाग हो या मादा भाग हो, उसे एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। क्योंकि एक ही कौन होगा कि तो नर होगा नहीं तो मादा होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। तो इसके बारे में कुछ हम जाने। वैसे पुष्प जो
जो पौधों में, वैसे पुष्प जो पौधों में नर व मादा अलग अलग पौधों में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक लिंगता कहते हैं। उसे एक लिंगिता पुष्प कहा जाता है। और इसमें एक लाइन इसमें ऐड करना है, इसमें पर परागण ही होता है, ठीक है ना। पुष्प कहा जाता है और इसमें पर परागण ही संभव होता है। इसमें पर परागण ही क्या होता है? संभव होता है, या पर परागण के द्वारा इसमें क्या होता है? निषेचन होता है, वैसे भी लिख सकते हैं। तो एक लिंगिता पुष्प कैसे? वैसे पुष्प जो पौधों में नर व मादा, ठीक है ना, जो पौधा होता है उसमें जो पुष्प लगता है वो नर हो या मादा अलग अलग पौधे में होते हैं, ठीक है ना। अलग अलग, इसको हम समझाएंगे इमेज के साथ, पहले इसको लाइन को पढ़ लेते हैं। अलग अलग पौधे में होते हैं, ठीक है ना, उसे एक लिंगिता पुष्प कहा जाता है। और इसमें परागण किसके द्वारा होता है? किसी के माध्यम के द्वारा होता है। तो परागण होता है वो किसी माध्यम के द्वारा होता है। यहाँ पर समझते हैं इमेज के साथ। मानिए यहाँ पर हम एक मतलब इमेज बनाए हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पर एक चित्र बना दिए, ठीक है ना, और एक यहाँ पर बना दिए। ठीक है ना, दो हम क्या कि यहाँ पर चित्र बना दिए। अब यहाँ पर हमको समझना ये है कि मानिए कि इसमें एक लिंगी है, ठीक है ना, ये क्या है? एक लिंगी है। यह एक लिंगी पुष्प है, ठीक है ना। ये मान लीजिए कि द्विलिंगी है, ठीक है ना, और ये मादा भाग है, एक लिंगी है, ठीक है ना, एक लिंगी भाग। अब सेम ऐसे ही तो पुष्प इस पौधे में भी होंगे, ठीक है ना। इसमें भी मान लीजिए द्विलिंगी है और एक लिंगी है, ठीक है ना। ये मान लीजिए द्विलिंगी है, यह मान लीजिए एक लिंगी है। आप समझते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इसमें से एक लिंगी जो होता है परागकोश, इसमें से जब परागकण निकलेगा तो अपने ही जात में मतलब कि इस अपने ही जात में मतलब एक लिंगी ही मादा वाले भाग को क्या करेगा? खोजेगा। तो देखिए यहाँ से जब एक लिंगी वाला है तो यहाँ से निकल करके जब परागकण जाएगा तो एक दूसरे पुष्प में जा रहा है, तो दूसरे पुष्प वाला किस में जाएगा? एक लिंगी मादा भाग में। ये वाला है, ये मादा भाग, ये भी एक लिंगी है, ये भी एक लिंगी है, ठीक है। लेकिन एक चीज समझने वाली बात यह है कि ये वाला जो परागकण होता है ये अपने से तो यहाँ निकल करके जाएगा नहीं, इसको ले जाने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो परागकण को एक वर्तिकाग्र से दूसरे वर्तिकाग्र पर, यानी एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो मान लीजिए यहाँ से जब परागकण निकला है तो यह परागकण हो सकता है कि पुष्प के हवा के द्वारा जा सके, या किसी कीट के द्वारा जा सके, या किसी के भी माध्यम से, मतलब कि इस वाले भाग पर जाकर इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब गिरता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक लिंगिता कहते हैं। क्योंकि यह अपने ही जैसे मतलब जात में जाकर क्या क्या निषेचन किया, क्योंकि इसी पौधे में इसी पुष्प में द्विलिंगी है लेकिन उस पर नहीं गया, ठीक है ना। तो इसी को कहा जाता है एक लिंगिता, ठीक है। अब इसके अगले वाले पॉइंट्स के बारे में समझते हैं।
नेक्स्ट जो पॉइंट है, ठीक है ना, उभय लिंगाश्रय। उभय लिंगाश्रय जो नेक्स्ट है, उभय लिंगाश्रय। उभय लिंगाश्रय, ठीक है ना, इसके बारे में समझते हैं। उभय लिंगाश्रय क्या है, ये कौन से पुष्प इसमें आएंगे, ठीक है ना। वैसे पुष्प, ठीक है ना, इसमें हम क्या लिखेंगे, वैसे पुष्प, वैसे पुष्प जिनमें नर व मादा वैसे पुष्प जिनमें नर व मादा एक ही पुष्प में होते हैं, ठीक है ना, और उनमें स्वपरागण की क्रिया होती है, तो उसे उभय लिंगाश्रय कहा जाता है, ठीक है ना। वैसे पुष्प जिनमें नर व मादा एक ही पुष्प में होते हैं, ठीक है ना, अभी समझाएंगे इनमें से, पहले लाइन को पढ़ लेते हैं। और उनमें स्वपरागण की क्रिया होती है, तो उसे हम उभय लिंगाश्रय कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उभय लिंगाश्रय कहते हैं। जैसे ये है एक ही पुष्प, ठीक है ना, ये है क्या, एक ही पुष्प। अब इस पुष्प में देखिए, या ये वाला आपका क्या है, नर भाग, ठीक है ना। अब ये वाला है मादा भाग, ठीक है ना। ज़्यादा हम पूरा क्लियर मतलब इमेज नहीं बना रहे हैं, बस समझाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ये वाला मादा भाग है और ये वाला नर भाग है। अब एक ही पुष्प है, दोनों एक ही में क्या है, उपलब्ध है, वही तो लिखा गया ना। वैसे पुष्प जिनमें नर और मादा एक ही पुष्प में होते हैं, एक ही पुष्प में नर और मादा है, और उनमें स्वपरागण की क्रिया होती है। तो कन्फर्म है कि वह द्विलिंगी होंगे, ठीक है ना। वह पुष्प क्या होंगे, द्विलिंगी होंगे, जिनमें नर और मादा दोनों एक साथ रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। तो इनमें जो परागण की क्रिया होगी, इसमें जो परागण आएंगे इसमें से निकल करके वह स्वयं आएंगे, इसी को कहा जाता है स्वपरागण कहा जाता है। क्योंकि स्वयं स्वपरागण करते, क्योंकि इसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, न हवा कीट किसी भी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये इस स्थिति में खुद रहते हैं कि उनकी किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। देखिए ये पुंकेसर है, इस ऐसे आकार में रहेगा, एकदम ठीक वर्तिकाग्र के ठीक ऊपर वाले हिस्से पे इस तरह का लटका हुआ रहेगा। और जैसे ही परागकोश से वह परागकण परिपक्व होगा, तो वह वहां से ऐसे गिरेगा कि ठीक एकदम वर्तिकाग्र में आकर के वह पड़ जाएगा, उसे किसी की माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, उभय लिंगाश्रय कहते हैं, ठीक है ना। उसे हम क्या कहते हैं, उभय लिंगाश्रय कहते हैं। इसमें किसी भी परागकण को ले जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और वे पुष्प द्विलिंगी होते हैं, जिनमें नर और मादा दोनों एक साथ ही रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आएगा उसके बारे में समझते हैं, स्वबाधिता, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा वह स्वबाधिता होगा। स्वबाधिता क्या है भाई,
स्वबाध्य का अर्थ क्या होता है? स्वबाध्य का अर्थ ये हम कह सकते हैं कि स्वपरागण जो होता है उस परागण के समय जो बाध्यता देखने को मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? स्वपरागण बाध्यता कहा जाता है। ठीक है ना। तो आखिर कौन सी वो बाध्यता होती है उसी के बारे में हम जानते हैं। ठीक है ना। तो स्वयं बाध्यता का अर्थ आप लोग को ऐसे ही समझ में आ गया। स्वयं बाध्यता का अर्थ क्या होता है? स्वपरागण में जो बाध्यता आती है, परागण करने में जो बाध्यता आती है उसी को हम क्या कहते हैं? स्वबाध्यता कहा जाता है। अब इसको ऐसे तो कह देने से होगा नहीं, कुछ इसमें 2 लाइन लिखना पड़ेगा। लेकिन वो क्या लिखना पड़ेगा? ठीक है ना। वैसे पुष्प ठीक है ना, जो वैसे पुष्प होते हैं, ठीक है ना, वैसे पुष्प या वैसे यहाँ पर पौधे भी लिख सकते हैं। पुष्प की जगह पर क्या लिख सकते हैं? पौधे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो हम पौधे ही लिख देते हैं, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं पुष्प भी लिखते हैं और फिर पौधे भी लिखते हैं, तो हम कौन सा उसमें से लिखें। ठीक है ना। तो हम ऐसे ही लिख देते हैं वैसे पौधे। ठीक है ना। वैसे पौधे जिनमें परागकोश, ठीक है ना, परागकोश नहीं, परागकण होना चाहिए। परागकण, वैसे पौधे जिनमें परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पुष्प, वैसे पौधे जिनमें परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के अन्य पुष्प, उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर, ठीक है ना, पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है और वह अंकुरित नहीं हो पाता है तो उसे स्वबाध्यता कहा जाता है। ठीक है ना। वैसे पौधे जिनमें परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है और वह अंकुरित नहीं हो पाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वबाध्यता कहते हैं। ठीक है ना। जैसे में देखा जाए तंबाकू, चाय, ठीक है ना। अंकुरित होने का मतलब क्या? उसमें से एक नया बीज का अंकुरण करना, वो अंकुरित होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर समझिए, अगर एक पुष्प है, ठीक है ना, अगर वह पुष्प वैसे पौधे जिनमें परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर, ठीक है ना, यहाँ पर एक पुष्प बनाकर समझते हैं ताकि स्पष्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। एक यहाँ पर हम पुष्प बनाए हैं, ठीक है ना, और एक यहाँ पर हम पुष्प बनाए हैं और एक यहाँ पर हम पुष्प बना रहे हैं। आप समझिए, इसी पुष्प के जो परागकण है, ठीक है ना, इसमें से निकाल करके कीता इसमें आएगा, ठीक है ना, या
पहले क्या पौधे इनके परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे, इसी पुष्प का यदि वर्तिकाग्र पे नहीं आता है तो हो सकता है यहाँ से निकल कर उसी पुष्प के दूसरे, उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे क्या करेगा, वह पहुँचता है। अगर यह पहुँचता है और जाने के बाद वह निषेचन नहीं कर पाता है, अंकुरित नहीं हो पाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वबाधिता, यानी स्व परागण में क्या होता है, बाधिता। कहने का मतलब क्या, इसमें कुछ घटनाएं घट सकती हैं। हो सकता है एक लिंगी है तो दो लिंगी भी हो सकता है। हो सकता है कि परागकण जब परिपक्व हुआ है तो अंडाशय परिपक्व नहीं हुआ होगा। कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, तो ये सब समस्याएं आगे पढ़ने को मिलेंगी। तो इन्हीं सब के कारण क्या होता है, स्व परागण में बाध्यता होने लगती है और वह क्या होता है, वह अंकुरित नहीं हो पाता है। जैसे चाय देखे हैं, तंबाकू देखे हैं, ठीक है ना, चाय, तंबाकू, जो तंबाकू का पेड़ होता है उसको आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, उसमें निषेचन हो ही नहीं पाता है। वो जैसे कट जाता है, परागकण जाता है, तो हो सकता है वो दो लिंगी हो सकते हैं, हो सकता है उसका अंदर अंडा से परिपक्व नहीं हुआ होगा, तो कहाँ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यही कारण होता है चाय और तंबाकू में उनमें निषेचन यानी अंकुरित नहीं हो पाता है, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गया। तो इस चीज को आप लोग नोट करते चलिएगा साथ में। ठीक है, इसमें और एक पॉइंट्स है, उसके बाद उसको देखते हैं। ये चीज तो हो गया होगा, इसको आप लोग लिखते चलिएगा साथ में। इमेज इसलिए साथ में बनाते हैं ताकि देखिए इमेज रहेगा तो इमेज से आप लोग बहुत जल्दी मतलब भी समझ लेंगे। अगर यदि इमेज नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर हम लिख कर आपको दिखा देंगे तो समझने को तो समझेंगे लेकिन थोड़ा कम समझेंगे। लेकिन इमेज जैसे हम बना देते हैं तो इमेज के साथ में आप लोग ज़्यादा समझेंगे। इसलिए इमेज बनाना और इमेज को दिखाना सबसे जरूरी होता है, ठीक है ना। भिन्न काल पक्वता, इसके बारे में जानते हैं कि क्या है, ये कौन कौन सी भिन्न काल का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। भिन्न मतलब समझते हैं अंतर, ठीक है ना। काल समय और पक में परिपक्व हुआ है कि नहीं हुआ है उसके बारे में जानना है, ठीक है ना। लगता है कि मार्कर में इम्तियाज खत्म हो गया है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम समझते हैं। अनेक पुष्प में नर व मादा वर्तिकाग्र पर अलग अलग अनेक पुष्प में नर व मादा वर्तिकाग्र पर अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, उसे भिन्नकाल पक्वता कहा जाता है। उसे भिन्नकाल पक्वता कहा जाता है, ठीक है ना। अनेक पुष्प में नर व मादा वर्तिकाग्र पर अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, उसे भिन्न काल पक्व कहा जाता है, ठीक है ना। दो प्रकार के होते हैं, एक स्त्री पूर्वता होता है और एक पुंकेसर पूर्वता होता है, ठीक है ना। जैसे एक होता है
एक होता है क्या, स्त्री 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 पूर्वता, ठीक है ना, एक होता है स्त्री पूर्वता और 2 नंबर में होता है पुंकेसर पूर्वता, ठीक है ना। एक होता है स्त्री पूर्वता, दूसरा होता है पुंकेसर पूर्वता। इन दोनों का अर्थ यहीं पे बता देते हैं, फिर ये मत कहिएगा कि इसका अर्थ क्या होता है। स्त्री पूर्वता, ठीक है ना, और पुंकेसर पूर्वता, ये 2 प्रक्रिया इसमें होती है दिन काल पक्वता में, ठीक है ना। जैसे अनेक पुष्प के नर और मादा वर्तिकाग्र पर अलग अलग समय पर क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, उसे ही कहा जाता है। तो इनको पहले हेडिंग करते हैं, उनके बारे में कुछ लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं इनको, ठीक है ना। ये चीज तो समझ में आ गया, ठीक है ना। अब इनको दोनों को समझते हैं क्या होता है। ठीक है ना, स्त्री पूर्वता क्या होता है, जब परागकोश से पहले, जब परागकोश से पहले वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाता है तो उसे स्त्री पूर्वता कहा जाता है, तो उसे स्त्री पूर्वता कहा जाता है, ठीक है ना। उसमें क्या कहते हैं, स्त्री पूर्वता से कहा जाता है। जब परागकोश से पहले वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाता है तो उसे स्त्री पूर्वता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जैसे हम देखते हैं। शरीफा का नाम तो सुने होंगे, शरीफा है, ठीक है ना। शरीफा का नाम सुनेंगे, पीपल बरगद ये सब तो सुने होंगे। शरीफा, पीपल, बरगद आदि, ठीक है ना। शरीफा का फल देखे होंगे, जिसको सीताफल भी कहा जाता है। पीपल देखे होंगे, बरगद देखे होंगे। अब यहाँ पर समझिए, एक पुष्प हम बनाए हैं, यहाँ पर देखिए इस ध्यान से। यहाँ पर हम पुष्प बनाते हैं, बार बार हम पुष्प इसलिए बनाते हैं ताकि आप लोग बढ़िया से समझ लेंगे। देखिए, जब परागकोश से पहले वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाता है, ये इन्हें शायद नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये जरूर समझ में आ जाएगा। यह है परागकोश, यह है वर्तिकाग्र। तो वही कहा है, जब परागकोश से पहले, इससे पहले वर्तिकाग्र वाला यानी मादा भाग क्या होता है, परिपक्व हो जाता है, तो उसे स्त्री पूर्वता कहा जाता है। तो यह परिपक्व हो जाएगा, यह परिपक्व नहीं है। अब जैसे ही ये यहाँ से मतलब इस वर्तिकाग्र पाएगा तो निषेचन होगा नहीं, क्योंकि यह जो वर्तिकाग्र है यह परिपक्व नहीं हुआ है। तो जब यह परिपक्व नहीं हुआ होगा तो इसके इस वर्तिकाग्र पे आने और नहीं आने से कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। तब वह क्या होता है कि यह जो मादा भाग होता है यह फल के रूप में गिरने लगता है। आप लोग देखे होंगे, जो पीपल के फल होते हैं, जो फल, वह इतने बड़े होने के बाद गिर जाते हैं। बरगद के भी वही समस्या है, इतने बड़े होने के बाद वह गिर जाते हैं। कहने का मतलब क्या, निषेचन उसमें हो ही नहीं पाता है। अगर निषेचन जब होता, ठीक है ना, तो यह उस पर गिरते नहीं, फल वो बड़े बड़े होते और वो फल रुके होते। लेकिन जैसे ही परागकण इसमें पड़ते हैं तो ये जो वर्तिकाग्र है तो परिपक्व हुआ नहीं है, और यह मादा भाग क्या होता है कि निषेचन नहीं होने के कारण वह मादा भाग वहाँ से अब गिरने लगता है। तो आप लोग देखे होंगे, पीपल के जो फल होते हैं गिर जाते हैं, और बरगद के भी फल होते हैं क्या होते हैं, गिरने लगते हैं, ठीक है ना।
शरीफा जो सीताफल है उसका भी वो उसी प्रकार का होता है, क्योंकि वो भी क्या होता है, गिरने लगता है, क्योंकि मादा भागी होता है, उसमें निषेचन नहीं हो पाता है। ठीक है ना। उसी को कहा जाता है क्या, स्त्री पूर्वता, यानी स्त्री यानी मादा भाग के परिपक्व होने से पहले जो परागकोश है वह परिपक्व नहीं हुआ है। ठीक है ना। तो इस प्रकार का इसमें निषेचन होता है। फल तो पकड़ता है लेकिन निषेचन करने की जो क्रिया होती है उल्टा होता है, दूसरे तरफ की होती है। ठीक है ना। इसे हम कहते हैं क्या, स्त्री पूर्वता। स्त्री पूर्वता निषेचन होने से पूर्व परागकोश परिपक्व नहीं हुआ होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर समझिए, अब इसी का दूसरा जो है थोड़ा सा इसमें परिवर्तन है, पुंकेसर पूर्वता। अब पुंकेसर पूर्वता के बारे में समझ लीजिए। अब इसमें क्या होगा कि इसमें वर्तिकाग्र यानी जो परागकोश से पहले वर्तिकाग्र परिपक्व होता था, तो अब इसमें परागकोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाएगा। ठीक है ना। इसको इस तरह लिखते हैं, जब परागकोश, इसको हटा देते हैं, परागकोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाता है, जब परागकोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाता है तो उसे पुंकेसर पूर्वता कहा जाता है। पुंकेसर पूर्वता कहा जाता है। ठीक है ना। अब इस चीज को समझिए। इसके पहले हम समझे थे कि वर्तिकाग्र परिपक्व होता है तो पुंके यानी यह मतलब क्या था, परागकोश नहीं होता है परिपक्व। लेकिन इसमें हम क्या कहेंगे कि इसमें यह जब परिपक्व होता है, ये वाला जब परिपक्व हो जाएगा तो ये वाला परिपक्व नहीं होता है। दोनों में सेम घटना है, बस थोड़ा सा इधर उधर का बात है। पुंकेसर पूर्वता में जब परागकोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाता है उसे पुंकेसर पूर्वता कहा जाता है। ठीक है ना। और इसके पहले हम लोग पढ़े थे, पुंकेसर से परागकोश से पहले जब वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाता है उसे हम स्त्री पूर्वता कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए परिपक्व है, ये वाला परिपक्व नहीं है। इसके पहले पढ़े थे ये वाला परिपक्व, ये वाला परिपक्व है, ये वाला परिपक्व नहीं है। ठीक है ना। अभी इसमें हम क्या पढ़े, ये वाला परिपक्व है, ये वाला नहीं है। इसके पहले पढ़े थे ये वाला परिपक्व नहीं था, ये वाला परिपक्व हो गया था। इन दोनों में यही घटना होती है और इन्हीं की वजह से वो कहा गया है जो भीम काल पक्वता होता है, वर्तिकाग्र पर समय समय क्या होते हैं, वह परिपक्व होते हैं, इन्हीं को कहा गया। ठीक है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही तक जानेंगे और जो बाकी इसमें के जो टॉपिक्स है उसको अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।